तो दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वो क्लास लेकर के। रिप्रोडक्शन से रिलेटिव थी क्लास, और जनन के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा। हमने उससे पहले क्या क्या पढ़ा था, पार्ट ए वीडियो में हमने देखा था। हमने ये पढ़ा था सबसे पहले जनन की परिभाषा ये पढ़ी थी कि अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन रिप्रोडक्शन कहेंगे, और इसके दो प्रकार के बारे में पढ़ा था। जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं ताकि आगे की ओर बढ़ते जाएं। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दूसरा था लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि? पहला नाम था खंडन। अब इस खंडन के दो प्रारूप होते हैं, यानी कि इस खंडन को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है द्विखंडन और दूसरे का नाम है बहुखंडन। पढ़ चुके हैं द्विखंडन, अमीबा के बारे में पढ़ लिया है। अमीबा जिसमें अनियमित विभाजन पाया जाता है, एमोइड से उत्पत्ति हुई। मैंने कहा था एक समुद्री प्राणी है जिसका आकार कोई निश्चित नहीं है, अनियमित आकार। अनुप्रस्थ विभाजन की अगर मैं बात करूं, अनुप्रस्थ विभाजन किसमें पाया जाता है तो उसका नाम है पैरामीशियम। और अगर मैं बात करूं आपसे अनुदिद्रीय विभाजन ये सब द्विखंडन की विधि है। तो इसमें होता है, उदाहरण है यूग्लिना, ये सब कुछ। बहुखंडन में मोनोसिस्ट और प्लाज्मोडियम हमन ने पढ़ा था, चित्र के द्वारा समझा था प्लाज्मोडियम। और अब खंडन के बाद में आ जाता है मुकुलन, जनन की ये विधि मुकुलन। इनको हमने नहीं पढ़ा था। मुकुलन क्या चीज होती है? मुकुलन वो चीज होती है जैसे हाइड्रा में पाया जाता है ये जनन, हाइड्रा है ना। तो मुकुलन तो वो चीज होती है जो शरीर से एक अतिवृद्धि निकलती है। तो देखते हैं कि किस प्रकार अतिवृद्धि। जैसे मैंने कहा कि ये एक हाइड्रा का शरीर है, तो हाइड्रा के शरीर मैंने नाम लिख दिया मुख, और इस भाग से इसका एक अतिवृद्धि के तौर पर संरचनाएं निकलती है, और इस संरचना को अपन कह देंगे कलिका। और यही कलिका जो होती है आगे जाकर के जननिक संरचना के तौर पर भाग लेते हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो हाइड्रा में भी होता है मुकुलन, हाइड्रा में भी क्या होता है, चित्र हाइड्रा में मुकुलन। ये चीज जल्दी से उतार सकते हैं आप। ये अमीबा नियमित विभाजन पाया जाता है, पैरामीशियम यूग्लिना में अनुदिद्रीय विभाजन, और मोनोसिस्ट और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से होता है। और मुकुलन ये अलैंगिक जनन की विधि जो हाइड्रा में एक अतिवृद्धि के तौर पर पाई जाती कलिका, जिसको मुकुलन कहेंगे, वो संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। और एक आपने सुना होगा पुनर्जनन, जिसको रीजनरेशन कहेंगे। लिख दो फटाफट ताकि मैं मिटा देता हूं। ये हो गया आपने। चलो अब एक मैं थोड़ा सा रीजनरेशन के बारे में पढ़ा देता हूं। पुनर्जनन, प्लेनेरिया जैसे जीव, एनसीईआरटी में ये टॉपिक कभी परेशान कर सकता है या करेगा। पुनर्जनन क्या है, यानी कि रीजनरेशन जिसको कहेंगे। प्लेनेरिया जैसे जीव, जैसे ये प्लेनेरिया है, तो इस प्लेनेरिया में क्या होता है कि शरीर की कोई भी कोशिका अगर जनक कोशिका से पृथक कर दी जाए, यानी कि इसके मूल शरीर से कोई भी कोशिका पृथक कर दी जाए, तो वो एक कोशिका संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देगी।
जैसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण शरीर का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में चित्र को रफली टाइप बनाया है, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस टॉपिक में ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आपने जरूर देखा। तो प्लेन एरिया में रिजनरेशन होता है। तो ये एक अलैंगिक जनन के बारे में था। अलैंगिक जनन की हानि क्या है इसके बारे में पढ़ लेते। अलैंगिक जनन की हानि, अलैंगिक जनन की हानियां क्या होता है भाई अलैंगिक जनन की? विचार कीजिएगा, एक जनक भाग लेता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, और देखो युग्मनस का निर्माण भी नहीं होता है। जटिल प्रक्रिया है नहीं, सरल प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ऐसी कौन सा जो कहेंगे कि पॉइंट है जिसकी वजह से कहेंगे कि अलैंगिक जनन में बहुत सारी हानियां हैं। पहली हानि क्या है? यह विधि जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास में सहायक नहीं है। जब एक ही प्रकार की संतति जो आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान हो तो वह जीव समान हो तो वह जीव आपसी स्पर्धा दर्शाएगा, जो पारितंत्र के लिए हानिकारक है। वैज्ञानिक गोसे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। समान प्रकार के जीव जिसकी दैनिक आवश्यकता समान हो, ऐसे जीव जिसकी दैनिक आवश्यकता समान हो, जिनका आवास समान हो, जिनके भोजन समान हो, सब कुछ समान हो, वह जीव पारितंत्र में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। और देखो सबसे बड़ी, देखो नई किस्म की संतति उत्पन्न नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे गुण लिख दीजिए, कम से कम 3 तो ये, ताकि ये समझ में आए कि भाई एक तो ये जैव विकास, एक दूसरी चीज तो ये है कि भाई जैव विकास में सहायक होगी नहीं, क्योंकि इसमें 2 जनक भाग लेते नहीं। जब तक दोनों के अलग अलग युग्मकों का संलयन नहीं होगा तब तक तो जैव विकास होगा नहीं। एक ही प्रकार की संतति, जैसे पैरामीशियम की मैंने बात की थी कि बाल्टी के अंदर एक पैरामीशियम डालो, सारे के सारे पैरामीशियम उत्पन्न हो जाएंगे, सब एक जैसे होंगे। तो उस बाल्टी के अंदर फिर बहुत सारे पैरामीशियम मरने लगेंगे, क्योंकि सभी पैरामीशियम के आवास वही है, भोजन भी वही है। तो जब हम जानते हैं कि जब 2 कुत्तों के मध्य दैनिक आवश्यकता समान है, तो हम रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं तो दोनों कुत्ते आपस में लड़ेंगे, विजय वही होगा जो बलिष्ठ है। तो कुल मिलाकर के हम थोड़ा सा पारितंत्र की ओर चले गए हैं। तो अगर पारितंत्र को जटिल बनाना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होने बहुत जरूरी है। भिन्न भिन्न जीव अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते नहीं है। तो ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कायिक प्रवर्धन के बारे में, जो अलैंगिक जनन का एक हिस्सा है। अब आपको बता देते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है। तो लगातार आपसे हम निवेदन करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नीट सवाल अगर लेता है तो एनसीईआरटी की किताब से ही लेता है। तो मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ लेते हैं, कायिक प्रवर्धन। नाम आपने सुना होगा।
चलिएगा परिभाषा देख लेते हैं। पौधों में बीज के अतिरिक्त नवीन पादप उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अतः जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा नया पादप तैयार करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। यह है अलैंगिक जनन का, ये अलैंगिक जनन का ही भाग है, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। इसमें संतति जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। यह भी एक सरल एवं तीव्र प्रक्रिया है। भाई आपने देखा होगा किसी पौधे की पत्तियों को तोड़ करके अपन किसी आर्द्रता या नमी युक्त भूमि पर डाल देते हैं तो वहां से नवीन पादप उत्पन्न हो जाता है। यानी कि पौधे की कोई वायवीय भाग है ना, अर्धवायवीय मान सकते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि, इनके द्वारा नवीन पादप उत्पन्न करना है वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपने देखा होगा जैसे कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे केला होता है, इनमें क्या होता है कि उनकी भाई ब्रांच को तोड़ करके और कहीं भी नमी युक्त, आर्द्रता युक्त जगह पर उसको गाड़ दिया जाता है। काफी समय तक उसको रखते हैं, तो काफी समय का मतलब है कि लंबे समय तक 2-4 दिन उसको रखते हैं तो उसमें अंकुरण होने लगता है। तो ये अपन कायिक प्रवर्धन कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, इसमें भाग लेने वाली जननिक संरचना प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। मोस्ट लगा ही दीजिएगा, जल्दी से इसको छापने की कोशिश करें। ये जो कायिक प्रवर्धन जो होता है ये अमूमन ऐसे पौधों में पाया जाता है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। तो कुल मिलाकर के अलैंगिक जनन का ही हिस्सा ये हम ये भी कहेंगे। लेकिन ये कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा है वो कर लेते हैं। देखो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का कैसा होता है। अब देखो कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो इससे पहले एक सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें प्रवर्ध किससे कहेंगे, इसमें भाग लेने वाली जेनेरिक संरचनाएं
जैसे अगर पति से पादप उत्पन्न होता है तो उस पतियों को क्या कहेंगे अपन, प्रवर्ध कहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि ये लैंगिक जनन का ही एक हिस्सा है। अब देखिएगा, कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ये होता है। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा अपने आप निहित होता है, और कृत्रिम का मतलब मानव उस पूरे तंत्र में क्या हेरा फेरी करता है जिसके माध्यम से कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम पढ़ते हैं प्राकृतिक के बारे में। सबसे पहले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कृत्रिम आरबीसी की बुक है, उसके अंदर ये दिया हुआ है। तो मुझे ये लगता है, हम सबको ये लगता है कि हमको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर 12th के बाद में हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने, नीट का एग्जाम है वो कंप्लीट करें, तो अगर नीट को पार करना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो पहला अध्याय ही आपसे यह सवाल पूछेगा कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार के नाम बताइए। तो प्राकृतिक का मतलब हो गया कि प्रकृति के द्वारा विद्यमान। तो भाई हमने कहा कि इसमें भाग लेने वाले जेनेरिक संरचना को अपन कह देंगे प्रवर्त। तो प्रवर्त कौन कौन से हो सकते हैं? जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, और पत्ती भी हो सकती है। हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहला भाग कौन से लेते हैं? जड़ के बारे में। चलिएगा श्रीमान जी, चर्चा कर ही लेते हैं जड़ के बारे में। जड़ आपने देखा होगा, कुछ पौधे होते हैं, जड़ रूपांतरित भाग जो होता है जड़ का, यानी कि उसका जो मेन रूपांतरित जो भाग होता है वो इसमें क्या काम करता है कि कायिक प्रवर्धन के तौर पर भाग लेता है। अब जैसे जड़ के तौर तरीके अगर देख लिए जाए तो मुझे ये लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज जो होती है इसमें, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, और इसमें जो जड़ जो है वो अपन एक तरीके से देखा जाए तो अपस्थानिक और जो मुख्यतः मूसला जड़ जो होती है, यानी कि इसमें कह देंगे कि इसमें दोनों प्रकार की जड़ कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया दर्शाती है। अब जैसे डहेलिया है, शकरकंद है इत्यादि, अब है तने की बात की जा रही है। तना, अब तने के तो दो भाग होते हैं, एक तो होता भूमिगत भाग और एक होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय मतलब आधा तो वायु की ओर होता है और आधा होता है भूमिगत भाग। और भूमिगत भाग की तरफ अगर हम बात करें, आपने ये शब्द सुना होगा कंद। 2011 के अंदर एक सवाल पूछा गया, आलू के ऊपर दिखाई देने वाली संरचना क्या है? ये आलू के ऊपर दिखाई देने वाली संरचना जिनको क्या कहेंगे? आंख है। क्या है ये? कंद है या फिर प्रकंद है? ये क्या चीज है? आपका उत्तर आएगा ये एक तनाकंद है। और ये किसमें पाया जाता है? आलू में। इसमें से तनाकंद एक कलिका की भांति विकसित होती है।
और हम लोग जानते हैं कि ये चीज जो आलू है इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोनेशम है। और उसके बाद में प्रकंद देखते हैं। प्रकंद, प्रकंद नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अदरक है, हल्दी है, उनके ऊपर जो भारतीय और विद्यमान संरचना कलिका रूपी अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनलिस और हल्दी कुरकुमा लौंगा। और फिर तीसरी चीज घनकंद। घनकंद, घनकंद और घनकंद जो प्रवर्ध जो ये संरचना जो होती है वो बिल्कुल एकदम प्रकंद की उल्टी होती हैं, और ये पाई जाती है संरचना अरबी में। इसका उदाहरण है, आपको उदाहरण याद करने हैं, कंटिन्यू कौन कहेंगे जिसको। और फिर होता है बल्ब। बल्ब ये प्याज आपने देखे होंगे, है ना, संरचना होती है ना भीतर की। बल्ब उदाहरण के लिए है प्याज। ये संरचना, ये चार भाग, जो तनाकंद है, तना प्रकंद है, तना घनकंद है और तना बल्ब है, ये सब कुछ, ये सिस्टम किसके ऊपर निर्भर रहता है? ये सिस्टम निर्भर रहता है हमेशा ये निर्भर रहता है तने पर। और अब देखो अर्धवायवीय भाग, अर्धवायवीय भाग के बारे में तो आपने इसको उतार दिया है, तो हम थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं अर्धवायवीय भाग। तो अर्धवायवीय भाग पहले आप इसको उतार दीजिएगा ताकि भूमिगत भाग का पता चले। अर्धवायवीय भाग देखो, अर्धवायवीय भाग में अगर हम पढ़ें तो अर्धवायवीय भाग का मतलब होता है आधा भाग तो होता है भूमिगत के तौर पर, आधा भाग होता है वायवीय यानी कि वायु, यानी कि जो अपने बाहरी परिवेश में मौजूद होता है। तो उसमें देखो अंत अंतर्भूस्त्री यानी कि पहले क्षैतिज वृद्धि करती है, तने में से निकलने वाली एक संरचनाएं कलिका रूपी संरचना पहले क्षैतिज वृद्धि करती है और धीरे धीरे ऊपर जाकर के और पूरे पादप शरीर का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण के लिए पुदीना, ये संरचना। फिर होती है ऊपरी भुस्तारी, और इसके लिए अपन उदाहरण है जैसे दूब है, घास है, ये सब कुछ संरचना। ऊपरी भुस्तारी यानी कि पहले तो होती हैं भूमि के नीचे, फिर धीरे 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 जाकर के वायवीय भाग में बढ़ जाती है। और फिर होता है स्टोलन, तीसरी संरचना को कहेंगे स्टोलन। यानी कि स्टोलन क्या चीज होती है? स्टोलन के बारे में हम यहां लिख देते हैं कि तने से निकलने वाली वह संरचना जो क्षैतिज होती है। स्टोलन के बारे में मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से कटा करके थोड़ा सा ताकि आपको पता चले। तने से निकलने वाली वह संरचना जो तने से निकलने वाली वह संरचना जो क्षैतिज वृद्धि करती हैं, जिनकी गांठों में अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी,
तो ये पहला भाग हो गया अंतर्भुस्त्री, दूसरा भाग हो गया ऊपरी भुस्त्री, तीसरा भाग स्टोलन। स्टोलन के बारे में हमने कहा कि पहले क्षैतिज वृद्धि करती है, फिर गांठों के ऊपर अवस्था ने कलिका पाई जाती है, स्ट्रॉबेरी इसका उदाहरण है। और चौथा भाग है भुस्तारिका। भुस्तारिका ऑफसेट कहेंगे इसको। ये क्या चीज होती है भुस्तारिका? इनके ऊपर भी ऐसे कलिका पाई जाती है, पत्र कलिका की तरह। और उदाहरण है इनका जलकुंभी, नाम आपने सुना होगा जलकुंभी। बताइएगा जलकुंभी क्या चीज होती है? अपने दिमाग के घोड़े तेज करो ताकि पता चले कि हम कहां तक पहुंचे हैं। जलकुंभी, बंगाल का आतंक आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? जैव विविधता सती का कारण में एक जलकुंभी नाम आया होगा। इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। इसका नाम है बंगाल का आतंक। इसका नाम है आइकोनिया प्रेसिपीज। विदेशी जाति है ये जलकुंभी, यूरोप से लाया गया। क्यों लाए? इसीलिए लाए, समुद्रों के किनारे सुंदरतम, समुद्रों के किनारे सुंदरतम दृश्य दर्शाए। अब देखो समुद्रों के अंदर इसको डाला गया और इन्होंने क्या किया कि हम सब लोग जानते हैं कि पानी के अंदर 1% होती है ऑक्सीजन, और इस 1% ऑक्सीजन को इस जलकुंभी ने सोखना शुरू कर दिया। अब जीव जंतु तो और भी रहते हैं, जलकुंभी अकेली तो है नहीं। अब जब जलकुंभी ने 1% ऑक्सीजन को सोखना शुरू कर दिया तो शेष बचे जीवों के लिए ऑक्सीजन थी नहीं, तो बाकी वाले जीव मरने लगे। तो पता लगाया कि इसके असली मरने का कारण क्या है। अब कारण की ओर चले तो जलकुंभी का नाम आया। जैव विविधता सती का मुख्य कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी कि जलकुंभी कहां से लाई गई थी? विदेश से। और विदेशी जातियों के आक्रमण से देशज की जाति है वो विलुप्त होती जा रही है, तीव्र प्रजनन पाया जाता है। इसीलिए कायिक प्रवर्धन का एक बहुत बड़ा लक्षण है, मैं आपको बताऊंगा इसके बहुत बड़े लाभ क्या क्या लाभ है। तो ये भुस्तारिका की बात हो रही थी, जलकुंभी, और उसके बाद में पढ़ लेते हैं पतियों से कौन कौन से। ब्रायोफिलम और बिगोनिया जो होता है ना, इनकी जो पत्तियां होती है ना, इनकी पत्तियां भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है और नवीन पादप उत्पन्न करती है। पत्थर चट्टा नाम कहेंगे, पत्थर चट्टा। और एक होता है पत्रकंद, जिनकी जननिक संरचना प्रवर्ध योग्य भाग जो होती कलिका रूपी अगेव में पाई जाती है, जिनको कहेंगे पत्रकंद। अगेव के अंदर पत्रकंद। तो ये भुस्तारिका के बाद में है पत्तियां, मैंने 5वां पॉइंट लगा दिया। 6वां पॉइंट है पत्रकंद उदाहरण, और ये जल्दी से लिख दीजिएगा, उसके बाद में कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको आराम से बता सकूं मैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या है उनके बारे में बता सकूं। शायद आपने लिख दिया होगा, चलिएगा। कायिक प्रवर्धन के लाभ, अब हेडिंग लगा दीजिएगा, कायिक प्रवर्धन के लाभ। भाई लाभ क्या क्या है कायिक प्रवर्धन के? क्या क्या लाभ है कायिक प्रवर्धन के? तो लाभ क्या क्या भाई? कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है? देखो,
कायिक प्रवर्धन के लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ, ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की, ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, ऐसे पौधों में कायिक प्रवर्धन उपयोगी हैं। और अगर किसी भी पौधे का वंश लगातार कायम रखा जा सकता है, तीसरा बड़ा कारण देखो। हाँ, इस प्रकार के प्रवर्धन में कम समय में अधिक से अधिक फसलों की पैदावारी प्राप्त कर सकते हैं। समय कम लगता है भाई, ब्रांच को काट करके सभी जगह लगा दो और हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है और उत्पन्न होने वाली संतति जनकों से समानता प्रदर्शित होती है, जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। अर्थात किसी भी पौधे में लगातार शुद्ध वंश क्रम को कायम रखा जा सकता है। यह है कायिक प्रवर्धन के लाभ। तुरंत तीव्र गति से लिखने की कोशिश करें, जल्दी से। तो दोस्तों, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे लैंगिक जनन की परिघटना, जिसके अंदर बहुत सारे जीवन की प्रावस्थाएं शामिल होगी। लैंगिक जनन की तीनों जो परिघटना है, निषेचन से पहले, निषेचन की और निषेचन के पश्चात, ये पार्ट नंबर 3 में मैं डालूंगा। आप लगातार शिक्षा से जुड़े रहने के लिए जो बायोलॉजी की मेरी सारी वीडियो है वो प्रतिदिन अपने हिसाब से, यानी कि डे बाय डे के हिसाब से आते जाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में 2 दिनों में मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए थे। लॉकडाउन के दौरान हम हमेशा, हमारी यही पहल रहती है कि हजार किलोमीटर दूर बैठे एक ऐसे विद्यार्थी जो खुद पढ़ने में असफलता जाहिर करता है या उसके पास बुक्स नहीं है, जिसके पास में केवल टेक्नोलॉजी से लैस एक मोबाइल है, उसका वो उपयोग करके और वो बायोलॉजी को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि नीट की परीक्षाएं आगे किसकी हैं, यानी कि अभी उसकी हाल फिलहाल की डेट तय नहीं हुई है, लेकिन इससे संबंधित हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जितनी भी मात्रा में अगर आप पढ़ सकते हैं वो जल्दी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी अभी 12वीं की परीक्षा तुरंत खत्म हो जाने के बाद नया सत्र शुरू होने जा रहा है। तो जब आपका नया सत्र शुरू होगा तो उस दौर के अंदर आपको तुरंत तीव्र गति से पढ़ाया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे इस चीज को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लगातार बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के टच में रहे और एक शानदार नीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लें। आपकी मेहनत आपके साथ चलेगी कि हसरत नहीं, अरमान नहीं, यादों के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। और मुसीबत भरी जिंदगी में कौन किसका साथ होता है, छाया भी साथ नहीं होती हैं जब अंधेरा होता है। आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, आपके साथ चलने वाला है। आपकी पहचान आपकी शिक्षा है। सत्यमेव जयते।